प्रिय छात्रों, आज हम मृदा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। आपके ये सिलेबस में है संसाधन भूगोल में। इसमें आप देखिएगा, ये आपको मैं पहले भी उसमें आपको बता चुका हूँ मृदा के बारे में। मृदा प्राकृतिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है जो एक संसाधन के रूप में अन्य संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से का आधार प्रदान करती है मृदा। क्योंकि मृदा से ही काफ़ी चीज़ें बन होती हैं, जैसे कृषि भी मृदा से ही होती है, और जैसे मकान भी बनाते हैं अपन, और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इनके जो मृदा के जो भिन्न भिन्न कण हैं वो भिन्न भिन्न रूपों में अपने काम में आते हैं, और उनसे ही खनिजों का निर्माण भी इन्हीं भिन्न भिन्न संस्तरों में होता है। तो मृदा के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे इस संदर्भ में। आप देखिएगा, धरातल पर मिलने वाली असंगठित पदार्थ, जो धरातल पर आप देखते हैं जो असंगठित पदार्थ है, उनकी एक ऐसी परत होती है जो मूल चट्टानों और वनस्पतिक अंश के संयोग से बनती है। जो चट्टानें होती हैं, जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ से अपरदन की क्रिया, अपरदन और अपक्षय की क्रिया द्वारा वो रेत में जो मिट्टी में मृदा में परिवर्तित हो जाती है, और उसके वानस्पतिक जो अंश हैं, वनस्पति के जो पत्ते हैं और जो यानी कि दब गए किसी कारण से, तो वो चीज़ें भी इनके संयोग से जो निर्माण होता है वो मिट्टी कहलाती है, मृदा कहलाती है। अब आप देखिएगा, मृदा निर्माण में जो इनकी अवस्थाएं दे रखी है, और अपने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आता है कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे मूल पदार्थ, जैसे आप देखिएगा, जो मूल पदार्थ है, पेरेंट मटेरियल है, वो सभी मृदाओं विखंडित सेल चूर्ण से प्रभावित होती हैं, और विखंडित सेल चूर्ण नदी, लहरें, पवन, हिमनद। अब आप देखिएगा, आपने भौतिक भूगोल पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में, तो उसमें हमने देखा होगा कि जो अपरदन अपक्षय की क्रिया है, अब जो ये क्रिया है वो नदियों के द्वारा, सागरीय लहरों के द्वारा, पवन द्वारा, हिमनद द्वारा, इनके द्वारा मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि इनका निर्माण है, जो ये चीज़ इनको प्रभावित करती हैं, नदी, लहरें, पवनें और हिमनदी। और अब आप देखिएगा जैविक तत्वों में देखिएगा, पौधे और जीव जंतु मृदा निर्माण को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है, मृदा के लिए प्रभावकारी पौधों की जीवन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, और इसमें ही आपको ये बताया है कि धरातल पर पर्णढेर की पलवार उत्पन्न होती है, जो वर्षा जल की तीव्रता को कम करके मृदा के अंदर प्रवेश कर जाती है। जो ये जैविक वो होते हैं, तो इसके बारे में इन्होंने बताया है कि देखिए, आप देखो, अपन जैसे वनस्पति को लेते हैं, तो धरातल पर पर्ण, जो पत्ते होते हैं, पत्तियों के ढेर होते हैं, की पलवार उत्पन्न करता है, जो वर्षा जल की तीव्रता को कम करके मृदा के अंदर प्रवेश करने में वृद्धि करती है, और वनस्पति वाष्पीकरण की दर को भी प्रभावित करती है। वनस्पति की कमी होने पर मृदा नमी का वाष्पीकरण हो जाता है, और इसके कारण केसीय जल धरातल की ओर गति करने लगता है। इस प्रकार इनमें अलग अलग जो क्षेत्र हैं, आप देखिएगा, जैसे प्रेरीज घास के मैदान, जो उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरी घास के मैदान फैले हैं, उसमें ये बताया कि देखिए, प्रेरी घास के मैदानों के आवरण किसी रेगिस्तानी प्रदेश की अपेक्षा जैविक तत्वों की पूर्ति अधिक करते हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र संसार के अच्छे उर्वरक क्षेत्रों में माना जाता है। तो जो जैविक तत्व हैं वो मृदा को उर्वरक करने में काम आते हैं। जहाँ पर ये जैविक तत्व अधिक होंगे, उस क्षेत्र की मृदा अधिक उर्वरक होगी, और जहाँ के जैविक तत्व जिनों में जहाँ पर कम है, तो वहाँ पर उर्वरता मृदा में कम होगी, तो वहाँ पे फसल और कृषि के लिए भी वह नुकसानदायक होती है, और वहाँ पे फिर बाद में कृत्रिम तरीके से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं और उसको उपजाऊ बनाते हैं, जो कि हानिकारक होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये आपका जैविक तत्वों के बारे में बात हो गई, किस तरीके से प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से जलवायु, अब जलवायु भिन्न भिन्न जो पृथ्वी है, तो उसमें भिन्न भागों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है, तो उस आधार पर भी वनस्पति का वर्गीकरण होता है। जलवायु मृदा का निर्माण की सक्रिय कारक मानी जाती है, और यह तापमान, वर्षा इसमें महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अब देखिएगा, तापमान मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ठीक है, जिसका प्रभाव जैविक पदार्थों के निर्माण पर भी पड़ता है। अब ये देखिएगा, जलवायु जैविक तत्वों से संबंधित हो गई यहाँ पे।
भूमध्यरेखीय उष्ण प्रदेशों में सूक्ष्म जीवों की उच्च क्रियाशीलता जीवाश्म पदार्थों के सघन जमाव को रोकती है, जबकि मध्यवर्ती तथा सूक्ष्म तापीय जलवायु में मृदा जीवों की धीमी क्रियाशीलता के कारण पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म पदार्थ एकत्रित होता है। इस प्रकार ठंडे प्रदेशों में मृदा जीवों का संयोजन सीमित सीमित वृद्धि करता है, जबकि अविघटित जीवांश पदार्थों की एक पतली परत निर्मित हो जाती है। तो जलवायु किस तरीके से ये है इसको प्रभावित कर रही है, इससे पता चल रहा है कि तापमान जहाँ पर कम है वहाँ मृदा कम उर्वरक होगी और वो मृदा का निर्माण वहाँ सही ढंग से नहीं होगा, और जहाँ पर तापमान उसके अनुकूल है तो वहाँ पे मृदा का निर्माण अच्छी तरह से होगा। इसी तरीके से उच्चावचों को लेकर देखा जाए तो उच्चावच भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने खालों में भी ये बेशुमार है उच्चावच। देखिएगा, पृथ्वी की धरातलीय तल रूपता को उच्चावच कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं? पर्वत, पठार, मैदान और सागर की तली इस तरीके से बटे हुए हैं। तो जल और तापमान के संयोग से मृदा का निर्माण प्रभावित होता है, ये अपन ने पढ़ ही लिया। धरातल का ढाल मृदा निर्माण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ये भी ठीक है, क्योंकि ढाल होगा तो वहाँ पे अपरदन की क्रिया ज़्यादा होगी। तो तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में कम गहरी तथा कम ढाल वाले भागों में अधिक गहराई वाली मृदा मिलती है। ठीक है, देखिएगा, तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में कम गहरी मृदा का निर्माण होता है, जबकि कम ढलान है वहाँ पर अधिक मृदा का जो संस्तर अधिक मिलेंगे, गहराई अधिक मिलेगी। घाटियों घाटियों के तल पर व समतल भूमि पर बहुत ही धीमा प्रभाव होता है। जब जल स्तर धरातल के पास होता है तो गुरुत्व जल के नीचे स्पंद नहीं हो पाता है और केसीय जल के कारण मृदा लवणीयता व क्षारीयता में आ जाती है। तो ये इस तरीके की इनकी विशेषताएं बता रखी हैं, और समय को भी इसमें लिया गया है कि प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों की तरह ही मृदा भी समय के साथ विकसित होती है। ये नहीं है कि मृदा यानी कि कुछ सालों में इनमें यानी कि मृदा का विकास हो जाता है। ये लाखों साल पुरानी, लाखों साल की एक प्रक्रिया के तहत ये हजारों सालों में ये मृदा का निर्माण होता है, जिसमें संगठन, संरचना, आंतरिक विशेषता निरंतर परिवर्तित होती रहती है। समय मृदा निर्माण में एक तटस्थ कारक की भूमिका निभाता है। मृदा निर्माण को सभी क्रियाएं समय के अनुसार होती हैं। भूसतह के कुछ क्षेत्रों में स्थानों पर मृदा के विलोपित हो जाने और अपर्दित अजमाओं आदि के कारण इनका नवीनीकरण एक निश्चित समयांतर से होता रहता है। इस तरीके से समय भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से 5 बिंदु हो गए यहाँ पे: मूल पदार्थ, जैविक तत्व, जलवायु, उच्चावच और समय। ये पांचों मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप देखिएगा, जो मृदा परिच्छेदिका होती है, मृदा परिच्छेदिका जो संस्तर होते हैं, जो अपन धरातल पर हैं, जो ऊपरी सतह है उसके आप जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो उनमें अलग अलग संस्तर पाए जाते हैं। तो इन संस्तरों का इस चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं। जो ऊपरी जो संस्तर होता है उसको ओ कहा जाता है, जिसको दो भागों में बांट रखा है, O1 और O2। इसी तरीके से संस्तर ए को A1 A2। अब देखिएगा ये जो जड़ें हैं वो कहाँ तक जा सकती हैं? संस्तर ए के निचले भाग तक जा सकती हैं, जो गहरी जड़ें हैं पेड़ों की। उसके बाद में संस्तर बी आता है, फिर संस्तर सी और फिर संस्तर आर। जो संस्तर आर को जबकि क्या कहते हैं? मूल सेल। ठीक है, और जो संस्तर सी होता है उपमृदा कहते हैं, और शीर्ष मृदा जो होती है वो क्या होती है? ओ, ए और बी में जो मृदा होती है उसको शीर्ष मृदा कहते हैं। तो ये इस तरीके से मृदा परिच्छेदिका के बारे में बता रखा है, तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। इसमें खास ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कोई ऐसी दिक्कत हो। देखिएगा, जैविक संस्तर होते हैं, जो जैविक संस्तर होते हैं ये मृदा परिच्छेदिका के ऊपरी भाग को जैविक संस्तर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जैविक जीवों का और जीव जंतु जो भी है इसी संस्तर में रहते हैं। इसमें जीवित तथा मृत जैविक पदार्थ बहुतायत में पाए जाते हैं। इन संस्तरों को अंग्रेजी के ओ अक्षर से वर्णित किया गया, ओ संस्तर। ठीक है, ये बात क्लियर। अब इस मैप को आप थोड़ा सा, मैं इसे जो डायग्राम है इसका ध्यान रखना। अब देखिएगा, O1 O2 जो जैविक संस्तर हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। ओ को जैविक संस्तर कहते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब खनिज संस्तर हैं वो A1 A2 A1 B1 A B C, ये इस संस्तर में आते हैं। और इनके बारे में बता रखा है कि A1 में जो संस्तर है वो सबसे ऊपरी संस्तर होता है खनिज संस्तर का, और यह ठीक O2 के नीचे होता है। और इनका बारे में विशेषताएं इसके बारे में आप समझाई रखेंगे। खनिजों के साथ जैविक पदार्थों का मिश्रण इस संस्तर में पाया जाता है A1 में, और इस संस्तर का रंग काला होता है और इसमें जीवित घटनाएं अधिक होती है, जीवीय घटनाएं अधिक होती हैं A1 में। ये A1 में जीवीय घटना अधिक होती है। अब आप देखिएगा इसके बाद में A2। अब A2 A1 और A3 के मध्य में पाया जाता है, और इसमें खनिजों का अधिकतम
अपवहन होता है, अपक्षालन की क्रिया अधिक होने के कारण इस संस्तर को अपवहन मंडल कहा जाता है। इस अब A3 में देखिएगा, यह ए और बी के मध्य संक्रमित मंडल होता है जिसमें दोनों विशेषताएं लिए होता है ये, जबकि बी की अपेक्षा ए संस्तर के लक्षण अधिक मिलते हैं, इसलिए इसको A3 कहा गया है। यह मंडल सभी प्रकार की मृदा परिच्छेदिकाओं में विद्यमान नहीं रहता, यह किसी किसी जो संस्तर होते हैं मृदाओं में उनमें ही यह मिलता है। इसके बाद आता है B1, यह मंडल ए और बी के मध्य संक्रमण मंडल होता है जिसमें ए की अपेक्षा बी की विशेषताएं अधिक मिलती हैं और इसमें मृदा परिच्छेदिकाओं में विकसित नहीं हुआ है, यह भी नहीं मिलता सब जगह। अब B2 संस्तर होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट या जिप्सम के गहराइयों तक अधिक मात्रा में होता विनिक्षेपण द्वारा होता है और इसका जैविक पदार्थों का विनिक्षेपण होता है, अतः इसे विनिक्षेपण मंडल भी कहते हैं B2 को। B2 जो ये है इसको विनिक्षेपण मंडल भी कहते हैं। और B3 है जो बी और सी के मध्य का मंडल होता है और सी की अपेक्षा संस्तर लक्षण अधिक मिलते हैं। अब ये देखिएगा आप इस तरीके से इसमें देखते जाइए तो आपको ये समझ में आती जाएगी लैंग्वेज। और सी संस्तर फिर डी संस्तर है जो मिट्टियों के नीचे संगठित दृढ़ और कठोर आधार शैल के मंडल को डी संस्तर कहते हैं। इस प्रकार मृदा के मूल पदार्थ से लेकर ऊपरी सतह तक विवरण के धरातल में किसी भी भाग में मृदा परिच्छेदिका के माध्यम से हम इसे देख सकते हैं। ये संस्तर हो गए और मृदा का एक सामान्य परिचय हो गया जिसमें मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको थोड़ा सा ये आना चाहिए और इसके संस्तर हो गए, आपको ये इसके बारे में भी आना चाहिए और कुछ ऐसी इसमें है नहीं, आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। PDF में पहले इसका भेज चुका हूँ।